कैलकुलेट करना नहीं आता? चलो ठीक है, एक दो कुछ सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन है 60 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल क्या होगा? किसको बिल्कुल नहीं आता फैक्टोरियल निकालना? ऐसा कोई जिसको बिल्कुल नहीं आता फैक्टोरियल निकालना? नहीं आता? आता है। हाँ, तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो 60 फैक्टोरियल क्या होता है? 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57। ऐसा करते हुए हम कहां तक जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय 58 फैक्टोरियल कैसे होगा? 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये सारी टर्म्स जो है ना ये कैंसल आउट हो जाएंगी, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर? 60 इंटू 59। तो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर? इसे सॉल्व करने के लिए एक और तरीका हम ये यूज कर सकते हैं। ये जो 60 फैक्टोरियल है इसमें से अगर मैं 60 को बाहर निकालता हूं तो फैक्टोरियल के अंदर पे क्या बच जाएगा? 59। समझ में आ रहा है ये चीज? बिकॉज रिमेनिंग टर्म को आप क्या लिख सकते हो? 59 फैक्टोरियल। और अगर 59 को भी बाहर निकाला जाए तो क्या बच जाएगा? ये 58 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी कौन सी टर्म है? 58 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन देता हूं, वो करके बताना कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा फैक्टोरियल्स को यूज करके। अब क्या पूरा कैलकुलेट करने जा रहे हो? हाँ, कैसे निकाला? विदाउट यूजिंग। हाँ देखो क्या कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। समझ में आया? माइनस ये जो 10 फैक्टोरियल है उसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में ये क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो? 9 फैक्टोरियल वाली टर्म को निकाल सकते हो कॉमन। तो 9 फैक्टोरियल अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 11 इंटू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। 11 इंटू 10 कितना होता है? 110 माइनस 10 और अपॉन में बच गया 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। किसका आया? उमांश के अलावा और किसी का आया? एक दो लोगों का आ गया। चलो ठीक है, हटाओ मैं इसको फिर। चलो नेक्स्ट एक और सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/6 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर किसी को हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूं। हिंट ये है कि जैसे इसके डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है ना, तो इसे भी 6 फैक्टोरियल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर में 6 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे में 6 मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ गया? तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो उसी तरीके से इस वाली टर्म को भी जो अपॉन में 4 फैक्टोरियल है उसे भी मैं 6 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर में 5 इंटू 6 ये करना पड़ेगा। तो नीचे में भी क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 इंटू 6। तो न्यूमरेटर में 5 6 कितना हो जाएगा? 30 और नीचे में 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब कितना बन जाएगा? ये 6 फैक्टोरियल। समझ में आया ये चीज? लेकिन तेरे को समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना? x/6 फैक्टोरियल। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि सभी में 6 फैक्टोरियल आ जाए। अब इसमें ये हो जाएगा 30 प्लस 6/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। दोनों के डिनोमिनेटर से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 30 प्लस 6 मतलब कितना आ गया? 36। तो x की वैल्यू आ गई 36। ये सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट एक इसी टाइप का क्वेश्चन और दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ। x/6
10 factorial is equals to 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial. सॉल्व करके बताओ क्या है. x अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इधर आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऊपर में भी 10 इंटू 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. समझ में आ रहा है? तो नीचे वाला 10 फैक्टोरियल बन गया, ऊपर वाला 90, 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो फाइनली 100 आएगा. आया क्या सबका? ये सबको क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ओके, तो ऐसा वाला एक आध क्वेश्चन आने का चांस है. एक सिंपल क्वेश्चन और बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, कन्वर्ट दिस इन फैक्टोरियल फॉर्म. इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करो. ये क्वेश्चन है. तो फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो 10 फैक्टोरियल मैं बनाना चाहता हूं, तो 10 9 8 7 6 5 और क्या आना चाहिए? 4 3 2 1. तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में आ गया? तो जिससे मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर में, उससे ही नीचे में भी करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला टर्म कितना बन जाएगा? 10 फैक्टोरियल, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल. क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. Convert this in factorial notation. जब हार मान जाओगे तो बताना. हो गया? चलो, तो 3 का टेबल है, बिल्कुल सही बोला. तो पहले वाले को लिखेंगे 3 इंटू 1 इंटू, दूसरे वाले को लिखेंगे 3 इंटू 2, तीसरे वाले को लिखेंगे 3 इंटू 3, चौथे वाले को लिखेंगे 3 इंटू 4, पांचवें वाले को लिखेंगे 3 इंटू 5, और सिक्स्थ वाले को लिखेंगे 3 इंटू 6. क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले ये 3 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है. तो 3 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6, और रिमेनिंग टर्म्स क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. तो ये कितना बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल. तो आंसर आएगा 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल. क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50. Convert this in factorial form. 5 की पावर 10 into 10 factorial. लॉजिक समझ गए ना क्या अप्लाई होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हटा दो ये पूरा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो, फाइंड n if n plus 2 factorial, n plus 2 नहीं, n plus 1 factorial लिखो. n plus 1 factorial is equals to 90 into n minus 1 factorial. Find n if n plus 1 factorial is equal to 90 into n minus 1 factorial. नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? क्या हो गया? ठीक, हम भेज दें क्या? नए बच्चे आएंगे? नहीं, टेस्ट वाले वही देंगे. वहाँ कोई है नहीं पर.
अभी तो खत्म हो जाएगा, उनका 6 बजे चालू है ना, 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा। आया क्या आंसर? n square plus n equals to n square plus n is equal to 90. तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले ये वाला जो टर्म है इसे हम n-1 बनाएंगे। n-1 बनाने के लिए पहले फैक्टोरियल से बाहर क्या निकलेगा? n+1। फिर n निकलेगा फैक्टोरियल के बाहर, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड में ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है सबको? अब ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, तो यहां पर क्या बचेगा टर्म्स? n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90। क्या ये क्लियर? ये 90 यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, किसमें स्प्लिट होगा? ये प्लस 10n और माइनस 9n में। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से फैक्टराइज करोगे तो n प्लस 10 बचेगा, यहाँ माइनस 9 निकलेगा, n प्लस 10 बचेगा, और n की दो वैल्यू आएगी। कौन सी दो वैल्यू? n की एक वैल्यू आएगी -10 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +9। तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे? +9। क्या ये क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे ये n+1 है ना फैक्टोरियल के, तो फैक्टोरियल के अंदर में जो भी नंबर है उससे अगर मैं फैक्टोरियल से बाहर निकालता हूं तो एक नंबर कम बचता है। जैसे कि मान ले 10 फैक्टोरियल है, अगर मान लो मैं 10 को फैक्टोरियल के बाहर निकाल दूं तो क्या बच जाएगा? वो 9 फैक्टोरियल। समझा ये चीज? ये लॉजिक समझ में है कि नहीं? फिर अगर मैं 9 को भी बाहर निकाल दूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? 8 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अभी फैक्टोरियल के अंदर में n+1 है, मैंने वो निकाला, तो फैक्टोरियल के अंदर में क्या नंबर बचेगा? एक कम कर दे तो क्या बचेगा? n बचेगा। अब n को भी निकाल दूंगा बाहर, तो n में से एक कम कर दे तो क्या बचेगा? n-1। तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, वो कैंसिल आउट हो गया। ये क्लियर सबको? हटा दो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ 2n whole factorial upon 3 factorial into 2n minus 3 factorial is to n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial is equals to 44:3. Then find the value of n. N is equals to question mark. हो रहा है या बताओ? निखिल तेरे को बताना है कि हिंट विंट देना है?
क्या हुआ? तो तू उससे क्यों पूछ रहा है? अब वो जो भी किया तुम अपनी गलती सुधारो और सही करो, नहीं तो मैं आके स्केल से पीट दूंगा। स्केल नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी पीट दूंगा मैं। इधर हट जा, तू उससे बात मत कर इधर। ये स्केल मेरा गायब कहाँ हुआ है? कौन लेके भग गया है? बहुत दिन से दिख नहीं रहा है। आखिरी बार तुम ही लोग को पीटा था, उसके बाद से गायब हो गया। लक्ष्य, ये 2-3 स्टेप समझ में आ गया सबको? एक बार चेक कर लो तो। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई बता सब आगे। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आ गया ना समझ में? अब इसके बाद जिनको समझ में नहीं आ रहा वो 2 मिनट बस, 1 मिनट बस मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये वाली जो टर्म है ना 2n फैक्टोरियल वाली, ये टर्म किससे कट सकती है? ये इससे नहीं कट सकती। ये सिर्फ किससे कट सकती है? नीचे वाली टर्म से। तो अब नीचे वाली टर्म को मुझे 2n-3 फैक्टोरियल बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2n को फैक्टोरियल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या बचेगा अंदर में? 2n-1। फिर उसे भी बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? 2n-2। फिर उसे भी बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा? 2n-3। तो यहाँ पर ये 3 इंटू हो जाएगा 3 इंटू, मैंने सबसे पहले 2n को बाहर निकाला, फिर मैंने 2n-1 को बाहर निकाला, फिर मैंने 2n-2 को बाहर निकाला। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच गया? 2n-3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक क्लियर है? और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करो, ये जो 3 फैक्टोरियल है उसे लिख दो 3 इंटू 2, और नीचे वाला जो टर्म है 2n-3 होल फैक्टोरियल एज इट इज। अब राइट हैंड साइड वाली टर्म्स लिखो। तो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है ना n फैक्टोरियल, उसे n-2 बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 44, इधर n और n-1 निकलेगा बाहर, तो इधर पे क्या बच जाएगा? n-2 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 1, और इधर पे आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। एक बार चेक करो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, सी बात पूछ रहा हूँ। क्लियर? क्लियर? आ गया आंसर? अभी भी नहीं बन रहा है? चलो, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा? मेन काम हमारा था भाई फैक्टोरियल हटाना, और दोनों तरफ से फैक्टोरियल हट गया। ओके, अब ये 3 और ये 3 भी काट दो, ये 2 और ये वाला 2 भी काट दो। नहीं, ये वाला 2 को इस वाले 44 से काट देते, 22 बना देते है ना? हाँ करेंगे ना, रुकना। ये 2 को ये वाले 2 से काट देते। क्यों नहीं कटेगा भाई? अच्छा, नहीं पता। क्यों नहीं पता? 2n क्यूब बना दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं, ये सब मल्टीप्लाई में ना अभी, तो ये 2n तो मल्टीप्लाई में ना। उस वक्त जैसे 2n क्यूब फिर अभी रुक जा, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये सब मल्टीप्लिकेशन में तो कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया? n। यहाँ पर क्या बच गया? 2n-1। यहाँ पर क्या बच गया? 2n-2। ऐसे ही बचा। और नीचे का सब कट चुका है। राइट साइड में क्या बचा है? 22, और क्या बचा है? n, और क्या बचा है? n-1। क्या यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया? अब ये n को और ये n को भी काट दो। क्या ये क्लियर हो गया? और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2। तो ये हो गया 2n-1, इसमें से निकला है 2 कॉमन, तो क्या बच जाएगा? n-1। और राइट साइड में क्या बचा है? 22 इंटू n-1। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये n-1 और ये n-1 भी काट दो, तो क्या बच जाएगा? 2n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 22। अब ये 2 को अपॉन में भेज दो, तो 2n-1 इज इक्वल्स टू 22/2। तो 2n-1 इज इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा। ये -1 इधर जाएगा तो +1 आया क्या समझ में? ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, हटा दो इसको, फिर मैं आसान है। चलो एक और क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद दूंगा इसी टाइप का, अभी फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं और अब कुछ चीजें तुम लोगों को यहां पर रिकॉल करवा रहा हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या होता है? तो अगर मान लो किसी काम को आप m तरीकों से कर सकते हो, फॉलोड बाय दैट कुछ दूसरा काम n तरीकों से कर सकते हो, तो दोनों मिला के उस काम को करने का तरीका m इंटू n होगा। इसको एग्जांपल से अगर बताएं, अगर मेरे पास शर्ट चूज करने के लिए 4 ऑप्शंस है, 4 तरह के शर्ट्स है, 3 तरह के पैंट्स है, तो मैं कितने तरीकों से ड्रेसअप हो सकता हूं? तो 4 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गया? यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब अगर मेरे पास 4 शर्ट, 3 पैंट और 2 टाइज है, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2। ये इस चीज को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ये यूजुअली कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर हम चीजों को अरेंज करते होते, ज्यादातर उस जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ वैकेंट प्लेसेस हो गए, 3 वैकेंट प्लेसेस हो गए, ठीक है, मेरे पास 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो यहाँ पर अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पुट करना चाहता हूँ तो कितने तरीकों से कर सकता हूँ? तो यहाँ पर इस वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। इस वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 9। इस वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 8 ऑप्शन। तो टोटल मिला के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसमें? तो मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया ये चीज? तो ये जब अरेंजमेंट्स होता है तब यहाँ पर यूजुअली प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होता है। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें 2 चीज आती है, पी और दूसरा सी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है वो भी समझा देता हूं। अगर मान लो मेरे पास 3 लेटर्स हैं ए, बी और सी, इन 3 लेटर्स को यूज करके मैं 2 लेटर का वर्ड बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो कितने तरीकों से बना सकता हूं? तो 2 लेटर का वर्ड कितने तरीकों से और कौन कौन से होंगे? तो पहले कौन कौन से होंगे? एक हो सकता है ए बी हो, दूसरा कौन सा हो सकता है? बी ए हो, एक क्या हो सकता है? ए सी हो, दूसरा क्या हो सकता है? सी ए हो, और क्या हो सकता है? बी सी, और क्या हो सकता है? सी बी हो सकता है। तो टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 6 वर्ड्स बन जाएंगे। क्या ये क्लियर? लेकिन अगर मान लो ये 3 प्लेयर्स हैं ए, बी और सी, और मैं एक डबल्स का मैच कराने के लिए 2 प्लेयर की टीम बनाना चाहता हूं, बैडमिंटन डबल्स या टेनिस डबल्स का मैच कराने के लिए 2 प्लेयर की टीम बनाना चाहता हूं, तो टीम क्या क्या हो सकती है? वो हो सकता है ए बी की टीम हो, या फिर ए सी की टीम हो, या फिर बी सी की टीम हो। यहाँ ए बी और बी ए 2 अलग टीम कंसीडर नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो दोनों में ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सेम ही टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट्स काउंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम टोटल सिलेक्शन काउंट कर रहे हैं। तो जब हम अरेंजमेंट्स देखते हैं तो लगता है परम्यूटेशन, और जब हम सिलेक्शन करते हैं तो लगता है कॉम्बिनेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो एकदम फंडामेंटल डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। तो यार बीच बीच में बोलते ही रहता, चुप रहता नहीं है, इरिटेट होता है मेरे को। ऐसा मत किया कर, नहीं तो पिट दूंगा फिर मैं। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि इसको अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम r तरीकों से अरेंज किया, r खाली जगह है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। कितने खाली प्लेसेस थे? 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इसको निकालने का जो तरीका, जो 6 ऑप्शंस हमने निकाले ना, उसको निकालने का सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आप सीधे सीधे इसको पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी केस में देख लेते हैं, n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना बन जाएगा? 1 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। समझ में आएगी चीज? इसको कई बुक में इस तरीके से भी लिखता है Pn, R। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर आता है कॉम्बिनेशन। तो अगर सेम सिचुएशन है, अगर हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे, उसको डिनोट करते हैं NCR से, या कई जगह पे Cn, R ऐसा भी नोटेशन यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो सेम इसी के जैसा है, बस यहाँ नीचे में एक क्या आ जाता है? r फैक्टोरियल आ जाता है। समझ गए ना ये?
इसी केस में अप्लाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, ये 3c2 यहाँ पर क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, समझ गए ना। अब इस कॉम्बिनेशन में ना एनसीआर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म ये एक्चुअली किसके इक्वल है, एनपीआर के। तो 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एनपीआर ऐसा भी लिखा जा सकता है, समझ गए ना। और ये आर फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो कि यूज होती है। क्लियर हो गया सबको। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन है एनसी, क्वेश्चन लिखना एनसी 2nc3 is to nc2 is equal to 44 is to 3. Find the value of n. N is equals to question mark. 2nc3 is to solve होगा कि नहीं, समझ में आना कैसे करना है। 2nc3 is to nc2 is equal to 44 is to 3. Find the value of n. तो 2nc3 का एक्सपांशन कैसे होगा, ये वाले फॉर्मूले से जो मैंने यहां पर लिखा है। 2nc3 का एक्सपांशन होगा इस फॉर्मूले से, एनसीआर वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यस, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं। क्या सेम हो गया, समझ नहीं आएगा। वो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा ना। स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर लिया, तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करोगे तो 2nc3 का एक्सपेंशन क्या होगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज 2। किसका रेशियो है ये, nc2 का। तो nc2 का रेशियो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 44 is to 3। क्या ये समझ में आ गया। और यही क्वेश्चन मैंने पिछला वाला दिया था, n इज इक्वल टू कितना आएगा 6। क्या ये क्लियर सबको। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो कॉम्बिनेशन जो अभी आपने देखा एनसीआर, इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है, और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, NC0 की वैल्यू 1 होती है। दूसरी चीज, NCN की वैल्यू ये भी 1 होती है, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, NC1 की वैल्यू n होती है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n। और NCN माइनस 1 की वैल्यू ये भी n होती है। समझ में आई ये चीज। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, लेकिन NC2 की वैल्यू किसके बराबर होगी पता है, NCN माइनस 2 के बराबर होगी, क्योंकि 0 वाला n के बराबर होगा, 1 वाला n माइनस 1 के बराबर होगा, तो 2 वाला किसके बराबर हो जाएगा, NCN माइनस 2। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि NCR की वैल्यू किसके इक्वल होगी, NCN माइनस R के इक्वल होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये चीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ओके। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक जो मैं बता रहा था वो ये है, अगर मान लो आपको 10C3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 10C3 के लिए पूरा एक्सपांशन यूज, कितने बच्चों को आता है ये, हाँ, इसको क्या करते हैं, पहले 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया। तो जितना टर्म है इसको डिक्रीज करते हुए उतने टर्म्स लिखो और नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखो, ओके। इसी तरीके से 10C4 की वैल्यू क्या होगी, 10 9 8 7 और नीचे में क्या आ जाएगा 4 3 2 1। इसी तरीके से 10C7 कितना होगा, 10C3 के बराबर। 10C3 के बराबर कैसे होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली। समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि अब उसको जाके 7 तक मत लिखते लग जाना, उसको सीधा ये छोटा कर देना है 10C3 के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सबको।
तो ये तरीके आपको शॉर्टकट में यूज करने हैं। और क्या बताने वाला था इसमें मैं, चलो फिलहाल इसमें जो चीज तुम लोगों को नहीं पता है ध्यान रखना, वो नोट डाउन कर लो। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी लेफ्ट हो गई क्या? ओके ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें ना केपीएस के क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। और उनके एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। पहला है 2p 5,3 is equals to pn, 4। और दूसरा क्वेश्चन है c 2n, 3 is equals to cn, 3। और दोनों क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड n। हाँ, क्या पूछ रहे सौभाग्य बता। क्या कॉमन? अभी P2 है, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से सुना करो। मैं ये बताया था कि नहीं बताओ? शुरू में बताया था थोड़ा सा। ये देखो, ये मैं पूरा का पूरा जब मैं लिखवाया वो बताया वो एक एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है। देखो मैं क्या बताया था, NPR को PN, R भी लिखते हैं, NCR को CN, R भी लिखते हैं। क्या 10 is equal to NPR आ गया? ऊपर वाले क्वेश्चन 4 आ गया सर। हाँ, तो करना आगे सॉल्व दोनों तरफ को। कैसे करना है? सब काम मेरे से ही करवाएंगे। देखिए इधर, अभी जो बताया ना उतने से सफिशिएंट हो जाएगा। देखिए इधर, सबसे पहले 2, इसका मतलब कितना हो गया? 5p3, ये समझ गया। ये हो गया np4, क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका एक्सपांशन क्या होता है 5p3 का? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या ये समझा? तो वैसे ही राइट साइड वाले का क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी समझ में आया यहां तक का एक्सपांशन? क्या समझ में नहीं आया इस लाइन में बता? अच्छा, तो कॉम्बिनेशन लगा रहा परम्यूटेशन की जगह। अभी क्लियर? आप सॉल्व करो आगे। यहां तक कर लिया क्या? ऐसा किया? क्या यहां तक सबका आ गया? अब नहीं बन रहा है? हाँ बता कैसे बनेगा। देखो इसके बाद ये यहां तक आया क्या सबका? बताओ तो। इसके जब ब्रैकेट खोलोगे तो n की पावर 4 वाली टर्म आएगी। क्वाड्रेटिक नहीं, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, डिग्री 4 वाले पॉलिनॉमियल को। फिर उसको सॉल्व करने के लिए उसको क्वाड्रेटिक में ये सब बहुत झंझट है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ तक
यहाँ तक छोड़ना नहीं है, फाइनल आंसर बताना है। तो इसके बाद ना कॉमन सेंस लगाओ। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है। और राइट साइड में क्या दिख रहा है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 1 ये है। समझ में आएगी नहीं? अब कंपेयर करो, देखो 1 की जगह पे क्या आ रहा है? 1। ठीक है, मतलब ऐसा देखो कि सबसे बड़े नंबर को लेफ्ट वाले और सबसे बड़े नंबर वाले राइट वाले को कंपेयर करो। तो ये सबसे बड़ा नंबर और यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? n। टोटल टर्म देखो 1 2 3 4 5, इधर पे भी 1 2 3 4 5, 1 को इंक्लूड करें, 1 पॉइंट आउट है तो 4। तो क्या है ये n की वैल्यू? n इज इक्वल्स टू 5। अब इसको लिखोगे कैसे? बस ये लिखोगे बाय कंपेयरिंग, विल गेट n इज इक्वल टू 5। समझ गए? इसकी दूरी है। आया क्या ये समझ में? चलो सेकंड वाला सॉल्व करके बताओ। ये सार्थक भी नहीं है ना, केपीएस ढूंढना में आया हुआ क्वेश्चन। बंक मार रहा है सर ये। बंक मारा है? कैसे पता तो फोन किया था सर, कि बंक मारूंगा? लेकिन आ रहा हूँ ठीक बाहर था। उमेश सॉल्व कर जल्दी। और मुझे स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर का सॉल्यूशन दिखाया नहीं है तो कल दिखाना। और एक्सरसाइज बची है, एक एक्सरसाइज बची है। हाँ, और इनवर्स का भी ना। और एक्सरसाइज सर एंड इक्वल्स टू सेकंड केस में टू NC3 इज इक्वल टू NC3। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और इधर पे आ जाएगा 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। एक बार बताओ यहाँ तक किया सबने? ठीक है, फिर इसके बाद ये 2n निकला बाहर, फिर क्या निकलेगा बाहर? 2n माइनस 1, फिर क्या निकलेगा बाहर? 2n माइनस 2, और फिर फैक्टोरियल के अंदर पे बच जाएगा 2n माइनस 3। और डिनोमिनेटर में ये 3, ये डिनोमिनेटर के दोनों के 3 फैक्टोरियल तो यही काट दो, और यहाँ पर क्या बच गया था? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। राइट साइड में n निकला बाहर, n माइनस 1 निकला बाहर, n माइनस 2 निकला बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पर? n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे में भी n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, इधर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, इधर पे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2। एक बार चेक करो यहाँ तक आया? इसका फाइनल आंसर आ गया, और बस और किसी का नहीं है? तेरा भी है? ओके चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये n और ये n को काट दो। अब यहाँ पर बच गया 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा इस जगह से? 2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा n माइनस 1 और ये हो गया n माइनस 2। ओके, अब n माइनस 1 वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो यहाँ पर 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2। अब इधर ब्रैकेट खोलना, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 4 2 सा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 2। 2/7 हाँ सर भैया। हाँ वही आ रहा है क्या? तब से सोच रहा था कैसे गलत था क्या आ रहा है 2/7 n is equal to 2/7 है। हाँ साथ ही है क्या देख ले यही आ रहा है। हाँ, लेकिन यार ये तो गलत आ रहा है। हाँ सर क्यों? कितना है सर n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, रूल ये होता है। क्या आ क्या रहा है नहीं, मेरा भी तो यही आ रहा है, लेकिन ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आंसर थोड़ी नहीं है। मैं खुद के लिए गलत बता उसमें
एक मिनट यार, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया। चलो ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही है, सॉल्व ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मैंने आंसर इसलिए गलत है, क्वेश्चन गलत लिखा। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअल है ये पूरा एज इट इज है, एज इट इज नहीं है एक्चुअली, बीच में इक्वल्स टू नहीं, बीच में रेशियो आता है। ये रेशियो दिया हुआ है, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 11:3, 11:1, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और n की वैल्यू निकालनी, बन जाएगा ना वैसे ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मैं पेन कहाँ रख दी, ये वाली? अच्छा, ओके। नेक्स्ट एक और सिंपल क्वेश्चन है, वो पूछ रहा हूँ, वो बताना। क्वेश्चन है, हाँ एमसीक्यू है, ओरली बता दोगे तो ठीक है। दोनों 1-1 हो जाता है। तो देख लो यहाँ पर एनपीआर का एक्सपांशन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और एनसीआर का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दोनों बराबर कब होंगे, जब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में आया ये चीज, और ये वाली वैल्यू 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब ये वाली वैल्यू 1 कब कब आएगी, तो नहीं सी तो सही है, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, इन दोनों केस में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल दोनों क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आएगा, ये दोनों ऐसा आएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या और भी कोई ऑप्शन ऐसा होगा, क्या और भी कोई ऑप्शन पे ये होगा, डी पे होगा क्या, एक बार चेक करते हैं डी पे होगा क्या। तो r और n अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस n मतलब कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये कितना हो गया n फैक्टोरियल अपॉन ये r फैक्टोरियल, r की जगह पे n डल जाएगा मतलब कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल जो कि होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो गया। और कौन सा ऑप्शन बच गया, r इज इक्वल टू 1 और n, तो n वाले पे भी नहीं होगा, हमने देख लिया। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 और 2 वाले पे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी तो एक बार में देख के समझ में आ रहा था, लेकिन हम बाकी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक ऑप्शन ये भी आता है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन भी केपीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, हाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माइक किस लिए नहीं पहले, चार्ज नहीं था वो। देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी आया है, अभी क्वेश्चन कैसे आ गया यार, इतना कैलकुलेशन क्वेश्चन गलत है क्या, चलो देख लेते हैं, जो भी है। दो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। एक है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/16 फैक्टोरियल। नोटेशन, हाँ ये भी होता है, ये फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पहले ये, हाँ ये वैसा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं। हाँ ये इसीलिए मेरे को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, 16 की जगह 6 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 16 ही छपा है, नंबर बड़ा होगा, बस यही होगा दिक्कत, इतना कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ
इधर पे देखो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 16 तक। तो ये नीचे वाला 16 फैक्टोरियल बनेगा, ऊपर वाले में उन सब का मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़े नंबर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 6 लेके कर लो, एक काम करो, मेरे ख्याल से वो 16 नहीं 16 होना चाहिए। 6 लेके हमने बनाया हुआ है। ओके ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। NPR is equals to 720, NCR is equal to 120, R is equal to question mark। इसको अगर शॉर्टकट तरीके से बनाना है तो आप लोगों को यूज करना है एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी याद है? NCR is equals to R factorial NPR, ये है प्रॉपर्टी। 1 upon R factorial 6 है, 1 upon R So 6 है क्या आंसर? ऐसा होता है, NPR is equal to R factorial NCR, ये है प्रॉपर्टी, समझ गए ना? तो यहाँ NPR की जगह पे कितना आ जाएगा, 720 is equal to R factorial, और ये कितना आ जाएगा 120, ये 720 by 120 that is equals to R factorial, कटेगा। So 6 is equal to कितना आ गया, R factorial। तो क्या है आंसर? गलत, आंसर आएगा 3। यस, क्योंकि ये 6 को लिखेंगे हम 3 into 2 into 1 that is equals to R factorial। So 3 factorial is equal to R factorial। So R is equals to 3। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, अगर ऐसी गलती करते एक ही मिलता। और कौन सा क्वेश्चन है? अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम एक भी नहीं करवाया हूँ ना। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है लेकिन ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है शायद। एग्जाम में आते हैं, सही है हमारा क्या करता है? देखो बुक लाना चाहिए, तेरी बुक में अच्छे क्वेश्चन शेयर कर लेने का अब तो वर्ड प्रॉब्लम ही बचे, वही करवा दो वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो वही करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स में मिसलेनियस वाले एक बार करवा देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो, इसलिए तुम लोग यार टाइम पास करते रहते हो, पढ़ना बुक निकाल के रखना चाहिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना, चालू कर देना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन निकालूंगा, बुक निकालूंगा, तब पढ़ना चालू करोगे। क्या निखिल क्या कर रहा है? अगले साल भी काम आएगी, संभाल के रख। ठीक जिस हिसाब से पढ़ रहे। चलो ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the words daughter। ये daughter, ये जो वर्ड है, इस वर्ड में से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करके हम वर्ड्स बना रहे हैं। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहला काम हमारा ये होगा कि भाई ये डॉटर, इस वर्ड में कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स है वो निकाल दो। तो कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स? 3 वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 5 कॉन्सोनेंट्स। क्या ये क्लियर हो गया?
अब जो हम वर्ड बना रहे हैं वो कितने लेटर वाला वर्ड है? 5 लेटर वाला वर्ड है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है पता है? क्योंकि यहां लगेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों। अब कैसे दोनों लगेगा समझो। पहले हम वॉवेल्स का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन के समय क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। तो 3 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन कितना होगा? तो n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2, मतलब क्या लगेगा? NCR, जो कि कितना हो जाएगा? 3C2। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी 3C2 की? 3C2 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि 3C2 3C1 के बराबर होगा और NC1 कितना होता है? n, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये लॉजिक क्लियर हो गया? अब बाकी बचे 5 कॉन्सोनेंट्स में से हमें कितने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं? 3। तो बताओ ये कैसे होगा? इसका तरीका होगा 5C3 और कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? 5C3 बराबर होगा 5C2 के। तो 5C2 था 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1, तो ये आ जाएगा 20/2, दैट इज इक्वल्स टू 10। ओके, हाँ क्या डाउट है बताओ? ये क्लियर हो गया सबको? तो हम कॉन्सोनेंट्स को इतने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉवेल्स को इतने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट को इतने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। If one thing can be done by m ways followed by that another thing can be done by n ways, then the total number of ways will be m into n. So दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कितने तरीकों से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं? 30 वेज से। 30 डिफरेंट वेज से हम 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अरेंजमेंट वाला पार्ट आ गया। तो अरेंजमेंट करने के लिए हमने 5 लेटर्स सेलेक्ट कर लिया, अब उन्हें अरेंज करना है। तो उनको कितने तरीकों से करेंगे? तो यहाँ पर आएगा 5p5, क्योंकि 5 हमारे सेलेक्ट होके मिल चुके हैं, तो n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास 5 वैकेंट प्लेसेस है। तो 5p5 एक्चुअल में 5 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये चीज अगर आपने नोट नहीं की तो ये समझ लो, कभी भी npn आता है ना तो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। जो देगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये फाइनली कितना आ जाता है? n। तो ये कितना आ जाएगा? 120। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये अरेंजमेंट 120 तरीकों से, सिलेक्शन 30 तरीकों से। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन सकते हैं कितना आ जाएगा? 13 to 120 मतलब 3600। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करके बताओ। और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेगा। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है? तो यहाँ इक्वेशन वर्ड है, इसमें कुछ वोवेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स है। तो पहले वोवेल कितने और कॉन्सोनेंट कितने ये काउंट मुझे बता दो। वोवेल 5 है और कॉन्सोनेंट 3। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि क्या चीज पूछ रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड? कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग? ठीक है, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने लेटर्स से, ये उसने मेंशन नहीं किया। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 5 लेटर यूज करना है, इस बार कितने यूज करना है नहीं मेंशन किया। इसका मतलब पूरे यूज करना है।
तो पूरे के पूरे 8 यूज करना है, तो हमारे पास 8 वैकेंट प्लेसेस है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वैकेंट प्लेसेस। क्या ये क्लियर? अब यहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या, इन वॉवेल्स में से कुछ वॉवेल या कॉन्सोनेंट को। नहीं, हम सीधे इनको उठा के क्या कर रहे हैं? अरेंज कर दे रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सीधे बोलता है इनको यूज करके वर्ड बनाने, कितने वर्ड बनेंगे, तो आंसर कितना आ जाता है हमारा? 8p8 आ जाता है, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट्स 8 वैकेंट प्लेसेस, जो कितना होता है? 8 फैक्टोरियल होता है। ये आंसर यही खत्म हो जाता है। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी है। क्या लिखा है? सो दैट के बाद वाला, सो दैट वॉवेल सारे एक साथ आने चाहिए और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आने चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो 5 वॉवेल है वो आजू बाजू में एक साथ हो, 3 कॉन्सोनेंट जो आजू बाजू में एक साथ हो। क्या ये क्लियर? अब बताओ। हाँ, अब बताओ कितने, क्या होगा, कैसे बनेगा? सारे वॉवेल्स को एक साथ रखिए तो 5 सारे वॉवेल्स को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो कितने हैं? 5 वॉवेल्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 वॉवेल्स है। तो इनका कितने तरीकों से अरेंजमेंट हो सकता है 5 वॉवेल्स का? तो आंसर है 5p5, जो कि कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? और सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, तो 3 कॉन्सोनेंट है, तो C1 C2 C3 इनको एक बॉक्स के अंदर रख दूंगा। तो ये कितने तरीकों से अरेंज होगा? 3p3, मतलब कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 720। तो ये 720 आ गया। इसको इंटू 2 क्यों करना है बता? क्यों करना है बता लक्ष्य? सर वो आगे भी हो सकता है, पीछे सर इसका उल्टा भी कर। हाँ, तो ये पहले वो बाद में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 2। क्या ये समझ में आया? अरे ये बनना चाहिए, लेकिन तुम लोग उसे बन क्यों नहीं रहे? अगला क्वेश्चन बना के देखा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के फुल चांस है। मुझे तेरे बुक की परमिटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व चाहिए ना। परसों की क्लास तक, ठीक है? परसों कल इनवर्स स्ट्रेट लाइन तो हो चुका है, बोल रहा है। मुझको ठीक है, छोड़ देना। इनवर्स सॉल्व करके कल दिखाना, और फिर परसों ये सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन प्लस करेंगे इंटू करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है, और ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। पेपर में गलत हो गया। हाँ, हर क्वेश्चन जहाँ पे प्लस है कॉम्बिनेशन, हर क्वेश्चन जहां पर ये कॉम्बिनेशन लगता है, कई जगह प्लस आता है, कई जगह मल्टीप्लिकेशन आता है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो समझो, पहले ना एक रफ आर्किटेक्चर बनाते हैं कि हमारे पास 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। और जो ओवरऑल हमें सिलेक्शन करना है उसमें कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। मतलब कुल मिला के ये कितने हैं? लड़के और लड़कियां मिला के 13, और वो 13 में से कितने का सिलेक्शन होना चाहिए? 7 का सिलेक्शन होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, अब इसके बाद कंडीशन आती है कि उस 7 में एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए। एग्जैक्टली 3 लड़कियां मतलब 4 में से कितनी लड़कियों का सिलेक्शन होना चाहिए? 3। और 9 में से कितने लड़कों का सिलेक्शन होना चाहिए? तो जो बच गए मतलब कितने हो गए? 4। क्या ये समझ में आ गया ये चीज? सो 9 में से 4 बॉयज का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? 9C4। और 4 में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन होगा 4C3। क्या ये क्लियर? अब आपका क्वेश्चन है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, यही है। तो क्या आएगा? एडिशन वाले हाथ उठाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले। एडिशन वाले 2, मल्टीप्लिकेशन वाले 2 3 4 5। एडिशन। तो इसका सही आंसर इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब रीजन बताता हूं।
क्योंकि यहाँ पर हम 4 इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 3 इसमें से, तो क्या लग रहा है, काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि इसको सेलेक्ट करने के m तरीके, इसको सेलेक्ट करने के n तरीके, तो टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, m into n। समझ में आ गया? अगर अभी भी नहीं आया तो एक आसान तरीका बताता हूँ, सुनो, और आसान तरीका। जब भी इंग्लिश का एंड वाला वर्ड यूज होगा जिस जगह पे, वहां पर लगेगा मल्टीप्लीकेशन, और जब भी इंग्लिश का और वाला वर्ड यूज होगा तो वहां पर लगेगा एडिशन। ये दूसरा तरीका, ठीक है? क्योंकि कहाँ एंड, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और तीसरा चीज बताता हूं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है, ये मैं अपने मन से बनाया तीसरा तरीका, समझो, ठीक है? कि कैसे आइडेंटिफाई करना कहाँ मल्टीप्लिकेशन और कहाँ एडिशन। आप ये देखो कि ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उनका सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, टोटल ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहाँ पर 9 और ये 4, एडिशन कितना हो गया, 13, और टोटल सिलेक्शन जो हो रहा है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो एक्चुअल सिलेक्शन के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये दूसरा तरीका, ये तरीका जो मैं अभी बताया ना, ये हो सकता है इस पार्ट के लिए क्लियर ना हो, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है या तो हम 3 गर्ल और 4 बॉयज ले, या फिर हम 4 गर्ल्स और 3 बॉयज ले। अब मैं या तो बोल रहा हूँ, या का मतलब क्या होता है, और। तो जहां पर और आ रहा है और यहाँ पर भी इनके बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो जब हम 9 में से 4 बॉयज सेलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9C4 एंड मतलब इंटू 4C3, और आ गया मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, फिर कितना हो जाएगा, 9C3 इंटू 4C4। क्या ये समझ में आ गया? अब वो तरीका अब देखो जो मैंने बताया था, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना आया, 13, और ये नीचे कितना आ रहा है, 7। इन दोनों का एडिशन कितना है, 13, और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 7। तो हर एक टर्म में टोटल ऑप्शन अवेलेबल और टोटल सिलेक्शन ये बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया? अब थर्ड पार्ट का आंसर तुम लोग बताओ, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का मतलब समझते हो ना, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अब इसमें पूरा बताओ ना भाई, 3 गर्ल ले रहे हैं तो कितने बॉयज लेंगे, 4 बॉयज, या फिर 2 गर्ल्स लेंगे तो कितने बॉयज, 5 बॉयज, या फिर 1 गर्ल ले रहे हैं तो 6 बॉयज, खत्म, या फिर 0 गर्ल ले रहे हैं तो 7 बॉयज। क्या ये समझ में आ गया? ये जो जहां जहां पर और आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। क्या ये क्लियर हो गया? और यहाँ पर बीच में एंड है, तो बताओ क्या क्या होगा यहाँ पर, 4C3 इंटू 9C4। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 4C2 इंटू 9C5। नेक्स्ट 4C1 इंटू 9C6, 4C0 इंटू 9C7। क्या ये क्लियर है सबको? अब फिर वही तरीका मैच कर लो, देखो 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 0 +। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा टोटल सिलेक्शन सेम है और टोटल ऑप्शंस अवेलेबल ऊपर वाला वो भी है सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसा बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। और ये कंसेप्ट तुम लोगों का प्रोबेबिलिटी में भी यूजफुल होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं? सर कुछ नहीं सर, तुम लोगों का टेस्ट पेपर दे दिया ना मैं, प्रोबेबिलिटी का। और नेक्स्ट किसका, परमिटेशन का और स्टैटिस्टिक्स का। 2 बच गया, और लिमिट्स बोल रहे हैं, लिमिट्स को रिवीजन करवा के दूंगा मैं, ठीक है? तो ये दोनों को एक साथ दे दोगे टेस्ट, परमिटेशन और स्टैटिस्टिक्स? सर एक स्टैटिस्टिक्स तो अब भी करें, दोनों एक साथ दे दो, ठीक है? सैटरडे को दे दो टेस्ट। सैटरडे को तुम लोगों का कौन सा क्लास रहता है सब्जेक्ट? सैटरडे का मेरा मुश्किल है, मेरा भी सर, हमारा भी मुश्किल है। ठीक है, फ्राइडे को दे दो। खुश? फ्राइडे तो परसों,
मंडे को दे दो, मंडे को। हाँ, संडे हाँ, संडे दे दो। संडे सर संडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ ठीक है, मंडे डन। ठीक है ना, खुश रहा, पागल जैसा। चल सॉल्व कर जल्दी कर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फिर छुट्टी। हाँ यार ये तो लंबा जाए। डिक्शनरी का आज से डिक्शनरी चलो ठीक है, छुट्टी कर देते हैं इसको, अगली क्लास में बता दूंगा। अगली क्लास में ना सारे बच्चे बुक लेके आना, मैं कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा ना। बोला नहीं।